ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे ज़रा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीज़ों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूँ अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज़्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊँ, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ, तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है।
अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। अरे क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है। बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूँगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं, देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था? कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी, मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई।
सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे। अनुराग को लगा था कि शादी के हनीमून पे कहीं विदेश जाएगा, लेकिन काम तब बिगड़ा जब उसकी पत्नी कंगना का भाई बिट्टू इस जिद पर अड़ गया कि वो भी हनीमून पे जाएगा। घर वालों ने उसे मनाने की कोशिश जरूर की, पर बिट्टू ने कबाब में हड्डी बनने का सोच लिया था तो सोच लिया था। अनुराग बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मन ही मन बिट्टू को कोसने लगा। उसने सोचा कि साले को हनीमून पर ले जाकर ही सबक सिखाएगा। अनुराग और कंगना अपना विदेश का प्लान बदलकर देहरादून जाते हैं। वहां होटल मैनेजर उनसे कहता है, गुड मॉर्निंग सर, हमें लगा था कि आपको 2 लोगों का कमरा चाहिए था। साले, अब सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे साले साहब आए हैं ना साथ में हमारे। ए जी, ढंग से बात करो ना, भाई है मेरा। तो साहब ही तो बोल रहा हूं, साले साहब। अब क्या आगे श्री और पीछे जी लगा के बात करूं? सर लेकिन हमारे हनीमून सूट में 2 ही लोगों के रुकने की जगह है। अरे कोई बात नहीं सर, मैं और दीदी रुक जाएंगे। आप जीजू को कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। मैं दीदी के कमरे में ही तो रहता था बचपन से। अबे साले, ए जी, तमीज से। माफ कीजिएगा, मैं गुस्से में ना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब सल्ले साहब, कैसे रुकेंगे हमारे साथ? हम फैमिली रूम लेंगे जी। जिंदगी भर तो साथ ही रहना ना हमको। मेरे भाई के साथ तो ये आखिरी ट्रिप है। ट्रिप? अरे ये हमारा हनीमून है, तुम्हारे भाई के साथ यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हम। होटल मैनेजर उन्हें फैमिली रूम दे देता है। रूम तो मिल गया था। अनुराग नीचे जमीन पर सो गया और कंगना और उसका छोटा भाई एक बेड पर। सोते हुए अनुराग बड़बड़ाया, भगवान से बीवी मांगी थी, साला फ्री में ही दे दिया। इसीलिए भगवान से कुछ भी ना एक्स्ट्रा नहीं मांगना चाहिए। पता नहीं भगवान एक्स्ट्रा में क्या दे दे। और वो चद्दर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन बारिश होने लगती है। कंगना, कितना रोमांटिक मौसम है ना? हाँ जी, बहुत ही। चलो ना, बारिश में भीगने चलते हैं। मैं भी चलूंगा। अबे साले, ए जी, तमीज से। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बिट्टू, हम नहीं जाएंगे, तुमको सर्दी हो जाती है ना। हम मतलब? अरे तो हम दोनों चलते हैं ना। नहीं जी, बिट्टू बोर हो जाएगा। बस बारिश के मौसम में अनुराग के अरमानों पर बिट्टू ने पानी फेर दिया था। अब अनुराग ने सोच लिया था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन चाय पीते हुए, दीदी चाय तो अच्छी है, बस अदरक नहीं है। सही कह रहे हो बिट्टू। अरे बिना अदरक के भी अच्छी लग रही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अबे साले, ए जी, तमीज से। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे साले साहब, आप हमारे साथ आए हैं, स्कूल वालों ने कैसे आने दिया आपको? बिट्टू बहुत स्मार्ट है जीजा जी। स्कूल में पेट दर्द का बहाना किया और बोला 10 दिन आराम का बोला है डॉक्टर ने। मानना पड़ेगा बिट्टू, बहुत कमी। क्या बोले? अरे बहुत कमाल का दिमाग है इसका। शाम को सब सनसेट पॉइंट जाने का प्लान बनाते हैं। मैं रेडी हो गई जी। किससे बात कर रहे हो फोन पर? किसी से नहीं है, ऐसे ही। चलो चलो। तीनों सनसेट पॉइंट पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही कंगना का फोन बजता है। फोन बिट्टू के स्कूल से है। कंगना बिट्टू को फोन दे देती है।
फोन के उधर से आवाज आती है। बिट्टू, मैं तुम्हारा क्लास टीचर बोल रहा हूँ। तुम्हारे पेट दर्द का बहाना पकड़ा गया बच्चू। तुम्हारे जीजा जी ने हमें व्हाट्सएप पर तुम्हारी देहरादून में मजे उड़ाती हुई फोटोज भेज दी है। मैं अब तुमको इतना होमवर्क दूंगा कि तुम्हारा सच में पेट दुख जाएगा। बिट्टू दीदी को सब बताता है। कंगना अनुराग पर गुस्सा हो जाती है। बच्चे की खुशी नहीं देखी गई आपसे। दीदी, जीजा ने ठीक नहीं किया। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? अरे पूरा हनीमून ही तो बिगाड़ दिया था मेरा। कोई बात नहीं बिट्टू, तेरे जीजा जी है ना, तेरे होमवर्क में तेरी मदद करेंगे और हम ना देहरादून घूम लेंगे। अनुराग की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। अब दोनों भाई बहन घूमने जाते और अनुराग होटल में बिट्टू का होमवर्क करता रहता। अनुराग का हनीमून अब होमवर्क में बदल गया था। एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहाँ आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान! अरे चुड़ैल दीदी, ये तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। अरे मर गया रे, तेरा सत्यानाश हो। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, सो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटुआ लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है, कितना बड़ा बेवकूफ है, स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है। अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिन में रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह,
क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। बस किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए। लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा। बस मुझे 1 दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी। फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला जल्दी से मुझे दे दे। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंधी बनकर उस जंगल में भटकती रह जाती है, पर फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। संबलपुर शहर में राजेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उषा और 2 बेटे पुनीत और विनीत का साथ रहता था। पुनीत राजेश का बड़ा लड़का था जिसकी शादी पायल नाम की लड़की से हुई थी। पायल की एक छोटी बहन थी कंचन, जिसे विनीत बहुत पसंद थे। विनीत को भी कंचन बहुत पसंद थी। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों की शादी कर दी। इस तरह 2 बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी बन गई। उन दोनों में बहुत प्यार था। आज क्या खाना बनाए? जो आप बोलो जेठानी जी। तू मुझे दीदी ही कहा कर, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे देवरानी कहा करो, आपकी मुझ से देवरानी ज्यादा अच्छा लगता है। उषा उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन विनीत घर में सबको एक साथ बुलाता है। क्या हुआ विनीत? मैंने एक फैसला किया है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिजनेस? पर बेटा तेरी नौकरी तो सही चल रही थी, फिर अचानक से बिजनेस करने का ख्याल क्यों? हाँ, और पता नहीं कितना रिस्क है बिजनेस में। शादी हो गई है तुम्हारी, कंचन का तो ख्याल करो। आप लोग कुछ भी कहो, मैंने फैसला कर लिया है बस। कंचन इस फैसले से परेशान होती है, पर पायल उसे समझाती है। देखो ना दीदी, सब मना कर रहे हैं, फिर भी इनके सर पर तो बिजनेस करने का भूत सवार है। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कौन इस चक्कर में पड़ता है? देख कंचन, विनीत को सब मना कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, पर उसने भी तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। तू उसकी पत्नी है, तुझे उसका साथ देना चाहिए।
आप सही कह रही हो दी, मुझे उनका साथ देना चाहिए। विनीत अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में लग जाता है। वो दिन रात बहुत मेहनत करता है और 1 साल के अंदर ही उसे मुनाफा होना शुरू हो जाता है। पुनीत को विनीत की तरक्की से जलन हो रही होती है। माँ पापा जल्दी आओ, देखो मैं घर के लिए नए सोफे ले आया हूँ और टीवी भी लाया हूँ। पुराने वाले कितने गंदे हो गए हैं ना। अरे वाह, जीता रे बेटा, खूब तरक्की कर। तेरा बिजनेस करने का फैसला बिल्कुल सही था। हम तो खामखा ही डर रहे थे। तू तो हमेशा से ही सबसे होशियार रहा है। पुनीत को ये सब देखकर बड़ी जलन हो रही होती है और कंचन अपने पति की इतनी तारीफ होते देख बहुत खुश हो रही होती है। अरे वाह कंचन, तेरा ये लॉकेट तो बहुत सुंदर है। हाँ, सोने का है, इन्होंने दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कभी पुनीत भैया ने इतना महंगा तोहफा दिया है दी? देंगे भी कैसे, नौकरी में बचता ही क्या है। पायल कंचन की बात से बहुत दुखी हो जाती है। उसको कंचन का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि उसकी सगी बहन उसके सामने पैसों का दिखावा कर रही है। विनीत भी अपनी कामयाबी में इतना खो जाता है कि घर की जिम्मेदारी पर उसका ध्यान ही नहीं होता। पुनीत को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुझसे मैंने कहा था कि पापा का चेकअप कराना है, क्यों नहीं लेके गया? भैया, मैंने पापा को पैसे दे दिए थे, आप ले जाते। मुझे बहुत काम होता है, आप तो जानते ही हो। तू कहना क्या चाहता है कि मुझे कोई काम नहीं है? नहीं भैया, नौकरी में तो छुट्टी मिल ही जाती है ना। वैसे आप चाहे तो अभी भी ले जा सकते हैं, मेरी कार लेकर जाइए ना। देख, अपने पैसों का दिखावा मेरे सामने मत करियो, समझा? कंचन ये सब सुन रही होती है और बीच में बोल पड़ती है। भैया, आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते, समझे? सच तो ये है कि आप इनकी कामयाबी से जलते हैं। कंचन, ये किस तरह से बात कर रही है तू? हम क्यों जलेंगे? उल्टा तू ही अपने पति के पैसों का दिखावा करती रहती है हर वक्त। राजेश और उषा अपने घर में इतना कलेश होता देख बहुत दुखी हो जाते हैं। राजेश अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजेश अचानक से बेहोश हो जाता है। उषा रोने लगती है और अपने कमरे से सबको आवाज लगाती है। सब तुरंत ही राजेश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इनका बीपी चेकअप करने के लिए कहा था मैंने आपको पिछले महीने, क्यों नहीं लेके आए आप लोग? अब कैसा है पापा? अभी बेहतर है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर वहां से चला जाता है। आज तुम सब की वजह से इनकी ये हालत है। तुम लोगों में इतना कलेश देखकर कितने परेशान रहते हैं पता भी है, पर तुम लोगों को तो हमारी परवाह ही कहाँ है। उषा की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी। हाँ मम्मी, आप लोगों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मी, अब हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। जी मम्मी, और घर में फिर से वही शांति और खुशी का माहौल होगा जैसे पहले था। राजेश घर आता है और सब उससे भी माफ़ी मांगते हैं और एक बार फिर से घर में शांति और खुशी लौट आते हैं। जाड़े का महीना था। एक लड़की छत पर कपड़े सुखा रही थी। पड़ोस में एक लड़का राहुल, जो बाहर से आया हुआ था, सोचता है कि कितनी छोटी लड़की है ये और कितना काम कर रही है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? अंकल की बेटी है क्या? अरे नहीं बेटा, इसका नाम रिया है। ये बाल विधवा है। अंकल के जिस बेटे का कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था, ये उसी की विधवा है। इन बच्चों का बहुत ही कम उम्र में बाल विवाह करवा दिया गया था। इस बच्ची को इसकी सास भी बेहद परेशान करती है। घर का सारा काम उसी से करवाती है और बात बात पर ताने भी मारती है बेचारी को। राहुल ये सब सुनकर बेहद दुखी हो जाता है। रिया घर में पोछा लगा रही होती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला कल मुही। जल्दबाजी में रिया का हाथ टेबल से टकराता है और फूलों का गमला नीचे गिरकर टूट जाता है। सास रिया पर हाथ उठा देती है, पर मारने से पहले उसकी उम्र का लिहाज करके रुक जाती है। अरे ये गमला तोड़ा है, उसका नुकसान तेरे घर वाले भरेंगे क्या? ये काम ढंग से नहीं होता तुझसे। जिस दिन से इस घर में कदम पड़े हैं, इस पनौती के सिर्फ नुकसान ही नुकसान हाथ लगे हैं। मेरे बेटे को भी खा गई तेरी मनहूस छाया।
अरे दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और अब कमरे में बैठकर आंसुएं मत बहाते रहना, बहुत काम बाकी है घर का, ठीक से करना। अब गलती हुई तो सारी रात बाहर सोएगी, समझ लेना। रिया छुप के छत के एक कोने में बैठकर खूब रोती है और रोज की तरह अपने निर्धारित समय पर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। राहुल पहले से अपनी छत पे खड़े रिया का इंतजार कर रहा होता है। नमस्ते, आप शायद मुझे नहीं जानती, मैं यहाँ पड़ोस के घर का बेटा हूँ। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था और वहीं नौकरी लग गई तो यहाँ छुट्टियों में ही आना होता है। राहुल बात करने की कोशिश करता है लेकिन रिया जवाब नहीं देती और धीरे से नजर झुका लेती है। अब मैंने आपके बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अगर चाहे तो। जी नमस्ते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में रिया की सास वहां आ जाती है। रिया घबरा कर कांपने लगती है। कल मुही, तुझे शर्म नहीं आती मेरे बेटे की विधवा होते हुए दूसरे लड़कों से गप्पे मार रही है? रुक, तेरी तो खबर लेती हूँ आज। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे मुझे पता है ना, तू ही उल्टा है। एक पति से मन नहीं भरा तेरा, जो मेरे बेटे के मरने के बाद तू पराये मर्दों की तरफ नजर डाल रही है। अब रह भूखी, 2 दिन तक एक रोटी नहीं मिलेगी तुझे। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। चलो नीचे, मुझे 1 घंटे के अंदर सारा खाना बना के तैयार चाहिए। नीचे पूरा दिन सास बहू को बहुत डांटती है। ये सब देखकर ससुर जी को भी समझ में आता है कि उनकी बहू के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, लेकिन वो सौम्य व्यवहार के हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलते। राहुल रिया के ससुर जी से बात करने का निर्णय लेता है और रिया की सास की गैर मौजूदगी में उनके घर जाता है रिया के ससुर जी से बात करने। नमस्ते अंकल जी, पहचाना आपने? जी मैं वही हूँ जिसको आप लोग गलत समझते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम गलत नहीं समझते तुमको, लेकिन बस घर की मुखिया के आगे हम कुछ बोल नहीं पाते। अंकल जी, आपकी बहू की उम्र कितनी कम है। बाल विवाह के कारण आज उसको ऐसा जीवन बिताना पड़ रहा है। उसके कितने सपने रहे होंगे। वो भी तो घूमना फिरना चाहती होगी बड़े होकर अपने पति के साथ, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब तक तो उसके पति का मृत्यु हो चुका था। आप उसकी शादी करवा दीजिए, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, वो संभल जाएगी। अरे बेटा, तुम तो समझते हो घर की मुखिया रिया की सासू जी हैं, उनके आगे बोलने की मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई बेटा। अंकल, आपने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपकी उम्र ऐसे ही कट गई। चलिए ठीक है, आपके बेटे के मामले में आपने हिम्मत नहीं की। उसकी माँ उसको पढ़ाई के लिए दबाव डालती थी, वो नहीं समझती थी कि उसको नहीं करनी थी इंजीनियरिंग, वो गिटारिस्ट बनना चाहता था। अंकल, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। भगवान न करे, लेकिन कल अगर रिया ऐसा कुछ करने को मजबूर हो जाए तो ये पछतावा आप मन से हटा पाएंगे? आज उस बच्ची के लिए आवाज़ उठा लीजिए अंकल, वरना आपको आपके बुढ़ापे में अफसोस होगा। आप उसकी मदद कर सकते थे, आप उसकी जिंदगी खराब होने से बचा सकते थे। ससुर जी राहुल के जाने के बाद अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर इस बारे में बहुत सोचते हैं। रिया बिना कुछ खाए पिए घर का काम कर रही है। भूख के कारण उसको होश में होश नहीं है। ये देखकर ससुर जी कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, बहू की नई जिंदगी शुरू होगी। इतनी कम उम्र में बहू ने वैसे ही बहुत बुरा देख लिया है, अब और तकलीफें झेलने नहीं दे सकता उसको। आज जुबान क्यों लपलपा रही है? मिर्ची खा ली है क्या? अरे भाग्यवान, अगर हमारी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या तुम उसके साथ यही व्यवहार करती? क्या तुम नहीं चाहती कि वो अपनी आगे की जिंदगी संभल पाए? अब बस पे करो, मैंने इतने साल कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे सब्र की सीमा पार हो गई है। रिया की सास हैरान रह जाती है। वैसे तो हर दिन इस घर से आवाजें उठती थी, रिया के रोने की आवाज, उसकी चीख की आवाज, सास के डांटने की आवाज, लेकिन पहली बार किसी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले दिन जब रिया छत पे गई तो उसने राहुल को वहां अखबार पढ़ते देखा और हिम्मत करके कहा, थैंक यू। राहुल भरे हुए मन से खुशी से मुस्कुराया और बदले में रिया भी, ये जानते हुए भी
अब ये मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहेगी।